नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आलोचना के प्रकार पर चर्चा करेंगे। जब हम लोग आलोचना के प्रकार पर चर्चा करेंगे तो वहां आलोचना की पद्धतियां जो है वो अनायास ही आ जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से हम लोग आलोचना के प्रकार पर भी चर्चा कर रहे हैं और आलोचना की पद्धति पर भी चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, बता दूं कि आज के वीडियो में साउंड का थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है, क्योंकि मैंने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया और जैसे मैं वीडियो बनाने बैठा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो माइक था वो मिसप्लेस हो गया है, वो कहीं गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। लेकिन एनी हाउ मुझे आज ये वीडियो बनाना ही है, तो बिना माइक के ही बना रहा हूं। साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ऊंचा बोलूं और माइक के बिल्कुल नजदीक भी बैठ गया हूं। इतना नजदीक बैठ गया हूं कि आपको मेरे चेहरे के दाग धब्बे भी शायद नजर आ रहे होंगे। खैर, बहरहाल आज हम लोग आलोचना के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं आलोचना पर एक वीडियो बना चुका हूं जिस पर मैंने आलोचना के उद्भव और विकास पर चर्चा की है। उस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्सी वाला मैसेज भी, कमेंट भी आया है। दरअसल हुआ क्या था कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को आलोचना क्या है, कि ये क्रिटिसिज्म क्या है, उसको समझाने के लिए उस समय जो प्रचलित मूवी था पठान मूवी, उसका उदाहरण दिया था और साथ में पीके मूवी का भी उदाहरण दिया था। तो उदाहरण देते हुए मैंने ये समझाया कि आलोचना होती क्या है। लेकिन कुछ लोग, कुछ महापुरुष है, वीडियो को पूरा देखते नहीं है। थोड़ा सा देखा कि मैं पीके मूवी पर बात कर रहा हूं और या फिर मैं पठान मूवी पे दीपिका पादुकोण ने जो वो केसरी रंग का बिकनी पहना था उस पर बात कर रहा हूं। तो कुछ लोगों ने वो सुनते ही बस कमेंट कर दिया कि आप टीचर होकर ऐसी सोच रखेंगे तो क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एक टीचर को जब वो बीएड की जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करता है तब उसको ये पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि एक टीचर को अपने बच्चों को पढ़ाते हुए जितना ज्यादा हो सके उदाहरण देते हुए समझाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के द्वारा समझाई गई चीज जो है वो आपके मन मस्तिष्क में लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो ज्यादा देर तक रहती है, वो स्थायी होती है। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि उदाहरण देते हुए पीके मूवी में और पठान मूवी का उदाहरण देते हुए मैंने आलोचना क्या है उसको समझाने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत ही ले लिया। देखिए, मैंने उस पे मेरिट और डीमेरिट अर्थात पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात किया है। कुछ जगह पे मैंने कहा कि पीके मूवी ने हिंदुओं के विश्वास पर ठेस पहुंचाई है। वही मैंने कहा कि पीके मूवी एक अच्छा संदेश दे रहा है। वही पठान मूवी का उदाहरण भी मैंने मेरिट डीमेरिट दोनों तरह से दिया और दोनों तरह से देकर मैंने आलोचना क्या है उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान पर या इतने बड़े बड़े स्टार पर क्रिटिसाइज कर सकूं। हाँ, ऐसे जनता होने के नाते जरूर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने केवल उदाहरण देखकर समझाया था, वो मेरी व्यक्तिगत राय नहीं थी। ओके, बहरहाल इस बात को छोड़िए। आज हम लोग आलोचना के प्रकार पर चर्चा करेंगे। मैं आपको जिस तरह से आलोचना का प्रकार पढ़ाऊंगा वैसे आलोचना के कई सारे प्रकार हैं, कई सारी पद्धतियां होती है आलोचना करने की। लेकिन यहां पर मैं 7-8 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, 7-8 प्रकारों पर चर्चा करूंगा और ये मुख्य है और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आलोचना की पद्धति या आलोचना के प्रकार पूछ दे और जो मैं नोट्स आज आपको दे रहा हूं इसको अगर आप लिखकर आएंगे तो आपको डेफिनेटली वो जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना मार्क्स आपको निश्चित मिलेगा, क्योंकि हमने अपने बीए और एमए के टाइम में भी इसी तरह लिखा था और हमें अच्छी खासी मार्क जो है वो मिली थी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे।
मैंने आलोचना के उद्भव और विकास वाले वीडियो पर जो प्रस्तावना दिया था वही प्रस्तावना को आप यहां भी लिख दीजिए। बात देखी है तो आप वहां याद कर लीजिए, इधर भी काम आ गया, यहां याद कर लेंगे तो वहां भी काम आ जाएगी, मतलब एक तीर से दो निशान। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप लिखिए कि आलोचना शब्द जो है वो संस्कृत के लूच धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। तो इस प्रकार से आलोचना का अर्थ हुआ किसी भी वस्तु या विषय को ध्यान से समझकर, देखकर, परखकर उसका विश्लेषण करना, उसका विवेचन करना, यही आलोचना है। आलोचना को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म या फिर रिव्यू कहा जाता है। आलोचना को ही समालोचना, समीक्षा, टीका व्याख्या भी कहा जाता है। समालोचना क्या है, समीक्षा क्या है, टीका व्याख्या क्या है, उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। समालोचना मतलब इक्वल प्रकार से आलोचना करना, मेरिट डिमेरिट दोनों पर बात करना। आलोचना का मतलब यह नहीं होता कि डिमेरिट पर सिर्फ बात करें, मेरिट या डिमेरिट दोनों पक्षों पर बात करना, वो समालोचना, और यही आलोचना है। ठीक है, तो उसको कुछ लोग समीक्षा भी कहते हैं और टीका व्याख्या भी कहते हैं। टीका व्याख्या जो है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से आई है। खैर बहरहाल, तो आलोचना में होता क्या है कि आलोचना में कोई आलोचक जो है वो किसी कृति, किसी रचनाकार की कृति, कविता, कहानी कुछ भी हो सकती है, उसकी कृति पर ध्यान से उसको पढ़कर, समझकर, परखकर उस पर विवेचन करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उस रचना की, उस कृति की गुण और दोष पर बात करता है। हिंदी साहित्य में आलोचना जो है वो बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित विधा है, क्योंकि आलोचना ही किसी भी कृति की, रचनाकार की अहमियत को बताता है और हम सभी के समक्ष सटीक रूप में उसको रखता है। वैसे आलोचनाएं करने के प्रकार बहुत सारे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। मैं यहां पर मुख्य प्रकारों पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इतना लिख देने के प्रस्तावना में आप इतना लिख दीजिए तो पर्याप्त है। अब आगे हम लोग, पहले तो हम लोग आलोचना के परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा का मतलब होता है कि कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आलोचना के परिभाषा को बताते हुए आलोचना के प्रकार पर चर्चा कीजिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। परिभाषा लिख दीजिए, यहां पर ज्यादा परिभाषा नहीं दूंगा मैं, एक दो परिभाषा लिखेंगे तो पर्याप्त होगा। तो यहां पर हम लोग दो परिभाषाएं देंगे। एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आलोचना को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना चाहिए, ये कहना है। देखिए, अगर हम लोग यहां उदाहरण देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। फिर देखिए कि मान लीजिए कि ये साहित्य है और ये आप है। ठीक है, तो साहित्य को हम लोग मनुष्य के जीवन की व्याख्या मानते हैं। ठीक है, साहित्य को क्या मानते हैं? जीवन की व्याख्या मानते हैं। अगर साहित्य को हम जीवन की व्याख्या मानते हैं तो आलोचना को इस व्याख्या की भी व्याख्या माननी चाहिए। मतलब साहित्य लोगों के जीवन को दर्शाता है तो उस साहित्य को दर्शाने का काम आलोचना करता है। ठीक है, मतलब कि जीवन की व्याख्या की भी व्याख्या क्या है? आलोचना है। वही टी.एस. इलियट के अनुसार आलोचना का उद्देश्य किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय करना होता है। कोई भी वस्तु के मूल्य का, उसकी अहमियत क्या है, उसका निर्णय करना आलोचना है। अगर हम आलोचना करेंगे तो उसका मूल्य का निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये दो लोगों की हमने परिभाषा लिख दी, इतना पर्याप्त है। अब आगे हम लोग एक एक करके आलोचना के प्रकारों पर चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है शास्त्रीय आलोचना। शास्त्रीय आलोचना को अंग्रेजी में फॉर्मल या फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। शास्त्रीय आलोचना जो है वो आलोचना का एक बहुत ही फ्रॉड रूप माना जाता है। फ्रॉड रूप मतलब कि बहुत ही नेचुरल रूप माना जाता है, बहुत ही अच्छा रूप माना जाता है। शास्त्रीय आलोचना में होता क्या है, दरअसल इस आलोचना पद्धति में आलोचक जो है लक्षण ग्रंथ में जो नियम है उस नियमों के आधार पर किसी भी साहित्यिक रचना की, किसी भी रचनाकार द्वारा लिखी गई रचना की आलोचना करता है। कहा जाता है कि कोई रचनाकार जो है या फिर कोई कवि जो है अपने महाकाव्य में, अपने काव्य में शास्त्रीय नियमों का, ठीक है, वो लक्षण ग्रंथ पर जो काव्य को लेकर या फिर उस रचना को लेकर जो नियम बताए गए हैं उस नियम का जितने हद तक पालन करता है उसकी रचनाएं जो है उस हद तक सफल होती है। मतलब कि यहां पर यह देखा जाता है कि उस रचनाकार ने अपने काव्य में इन शास्त्रीय नियमों का, लक्षण ग्रंथ में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का किस हद तक पालन किया है, उसके आधार पर उसकी कृति का आलोचना की जाती है। और जितना वो उन नियमों का पालन करेगा उतना ही उनकी कृति को सफल माना जाएगा। और इस प्रकार की आलोचना पद्धति में जो भी आलोचक होगा, जो उसकी आलोचना कर रहा होगा, वो ना तो उस कृति की व्याख्या करेगा मतलब जिस कृति की वो आलोचना कर रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो उन लक्षण ग्रंथों के नियमों के आधार पर उसकी आलोचना करेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ना ही अपनी व्यक्तिगत राय उस पर देगा, वो बस उन नियमों के आधार पर उसकी आलोचना ही करेगा। तो उम्मीद है शास्त्रीय आलोचना पद्धति को आप समझ गए होंगे। दूसरा है सैद्धांतिक आलोचना। क्या है? सैद्धांतिक आलोचना, जिसको अंग्रेजी में थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो लगभग शास्त्रीय आलोचना और सैद्धांतिक आलोचना ऑलमोस्ट सेम ही है। सैद्धांतिक आलोचना में होता क्या है, इसमें आलोचक जो है वो काव्य शास्त्रीय जो नियम है, काव्य शास्त्र में काव्य को लेकर जो नियम बताए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, विभिन्न आचार्यों द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उस सिद्धांत के आधार पर उस कृति की आलोचना की जाती है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक जो है वो कुछ मानदंड तैयार करता है। मानदंड का मतलब कि एक क्राइटेरिया को आधार बनाकर उस कृति की आलोचना करता है। अब किन किन मानदंडों को आधार बनाकर करता है, जैसे छंद योजना, शैली, भाषा, अलंकार योजना, रस, इन सब को आधार बनाकर वो उस कृति की आलोचना करता है। वो ये देखता है, ये परखता है कि इन चीजों का, भाषा का, शैली का, छंद का, अलंकार का कितना हद तक इस कृति में प्रयोग किया गया है और कितने परखता के साथ में की गई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सैद्धांतिक आलोचना है वो साहित्य के सिद्धांतों पर विचार करता है, साहित्य के सिद्धांत पर विचार करता है। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सैद्धांतिक आलोचक के रूप में देखा जाता है। उनकी जो आलोचनाएं ग्रंथ है, चिंतामणि, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद, ये सब जो है वो सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, सैद्धांतिक पद्धति में उन्होंने इस ग्रंथ पर, इस पुस्तक पर आलोचनाएं जो है वो की है।
अगला जो आलोचना का प्रकार है वो है ऐतिहासिक आलोचना, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का, उस समय का, तत्कालीन समाज का, उस युग का दर्पण होता है, आईना होता है। आपको अगर कोई भी युग, समय के बारे में जानना है, उस समय की परिस्थितियों को समझना है, तो उस समय के रचनाओं को निकालकर पढ़ लीजिए, तो आपको वो परिवेश, वो परिस्थिति सारी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो रचनाकार होते हैं वो युगीन परिस्थितियों से अछूते नहीं रहते हैं, उनका प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जाता है। तो इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो ऐतिहासिक आलोचना में होता क्या है कि जो आलोचक है वो मान लीजिए कि किसी रचनाकार की रचना पर आलोचना उसको करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो उस रचनाकार के युग को देख लेगा और उसके युग की परिस्थितियों को, वो कुछ भी हो सकती है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तरह की परिस्थितियों को, परिवेश को, पृष्ठभूमि को वो पहले समझेगा, पूरे ध्यान से उसको समझेगा, परखेगा, जानेगा। उसके बाद उसकी उस रचना की आलोचना करेगा और वो ये देखेगा कि उस रचनाकार ने अपने समकालीन या तत्कालीन जो समय था, समय की जो परिस्थितियां थी, उसका किस हद तक अपनी रचना में जिक्र किया है। तो उस आधार पर वो आलोचना करेगा और इस तरह की आलोचना को ऐतिहासिक आलोचना कहा जाता है। ये जो आलोचना पद्धति है, इसको आरंभ करने का श्रेय जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार टेन को जाता है। हिंदी साहित्य जगत में ऐतिहासिक आलोचना जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। बहुत सारे आलोचक मतलब कि इसको पसंद करते हैं और इस पद्धति में ही आलोचना करते हैं। सत्येंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु विनोद, इनकी ग्रंथों पे, इनकी आलोचनाओं में आप ये पद्धति को देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे आलोचनाएं जो है वो ऐतिहासिक पद्धति में, ऐतिहासिक आलोचना पद्धति में किया है। खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक आलोचना को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि किसी भी रचनाकार का स्थान निर्धारण जो है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पृष्ठभूमि के आधार पर करनी चाहिए। मतलब कि कोई भी जो रचनाकार है उसका अगर आपको समय निर्धारण करना है, स्थान निर्धारण करना है, वो साहित्य में कौन सा स्थान पे उसको रखा जाएगा, तो स्थान निर्धारण अगर करना है तो उस समय के सांस्कृतिक, ठीक है, या फिर पृष्ठभूमि के आधार पर ही करना चाहिए। अगला आलोचना का प्रकार है, पद्धति है प्रभाववादी आलोचना, जिसको अंग्रेजी में इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अब प्रभाववादी आलोचना में होता क्या है? इस आलोचना पद्धति में आलोचक जो है उस कृति से जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का मार्मिक आलोचना करता है, विवेचन करता है। आलोचक इस प्रकार की आलोचना में पहले तो उस कृति को वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस कृति का प्रभाव जिस प्रकार से उनके मन में पड़ता है, मन मस्तिष्क में पड़ता है, उसी प्रभाव के आधार पर वो आलोचना करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो आलोचना का पद्धति है
कहीं ना कहीं ये थोड़ा साहित्य के साथ या कृति के साथ न्याय नहीं करता। क्योंकि देखिए, हो सकता है अगर मैं कोई कृति पढ़ूं और उस कृति का प्रभाव मुझ पर कुछ और पड़े, ओए साइलेंट, और वही कृति को कोई और पढ़ेगा तो उस पर कुछ और प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आलोचक क्या करता है, उस पर उस कृति का जो प्रभाव पड़ा वही प्रभाव के आधार पर वो उस कृति की आलोचना करता है। तो एक प्रकार से वो पाठक पर वो प्रभाव अपने मन में जो पड़े प्रभाव को थोपने का काम करता है। तो ये जो प्रभाववादी आलोचना है, इस प्रकार की आलोचना में तटस्थता का अभाव देखा जा सकता है। तटस्थता का अभाव मतलब कि एक आलोचक को किसी कृति पर आलोचना करते हुए न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल मालूम है ना, गाड़ी को न्यूट्रल में रखने से वो गाड़ी आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो न्यूट्रल होकर, न पक्ष पर न विपक्ष पर, न्यूट्रल होकर उसको आलोचना करना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रल होना चाहिए, इसका अभाव देखा जा सकता है। मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, वो अपने ही विचारों को, अपने पर पड़े प्रभावों को वो थोप देता है पाठक पर। ठीक है, ये शुक्ल जो है बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत जल्दी उन पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आचार्य शुक्ल प्रभाववादी आलोचना के विषय में लिखते हैं कि ये उनको ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं मानते हैं। ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं मानते हैं मतलब वो इस प्रकार के आलोचना के पक्षधर नहीं है। शांति प्रिया द्विवेदी जो थी, आलोचक है, उनकी आलोचना में प्रभाववादी आलोचना की झलक देखी जा सकती है। वो इस पद्धति में आलोचनाएं करती है। अब अगला है मनोवैज्ञानिक आलोचना, जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ये जो मनोविज्ञान है, इसको पहले समझिए। मनोविज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, नॉट साइको, साइकी। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा या मन, आत्मा या फिर मन। वहीं लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, विचार करना। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक आलोचना का अर्थ हुआ, इसमें आलोचक किसी कृति के रचनाकार के मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करता है। जी हां, यहां होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं एक रचनाकार हूं, मैंने कोई कृति लिख दी और बाद में आप मेरे उस कृति की आलोचना कर रहे हैं। तो आप आलोचना करते हुए आप क्या करेंगे, आप मेरे मन के भावों को, मेरे स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कृति की तो आप आलोचना करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप उसकी आलोचना करने के लिए मेरे मन स्वभाव का विश्लेषण करेंगे, मनोविश्लेषण करेंगे। मतलब साइकोलॉजिकली आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। दरअसल एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के मन में जो अपूर्ण कुंठाएं, अपूर्ण वासनाएं जो होती हैं, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जो विचार होती, जो इच्छाएं होती है, अपूर्ण इच्छाएं, कला या स्वपान के आधार पर व्यक्त होती है। ठीक है, जो रचनाकार होते हैं उनके मन में अगर कोई अपूर्ण इच्छाएं हैं, कोई वासनाएं हैं, तो वही कला के माध्यम से उसके इच्छाओं को व्यक्त करता है। मान लीजिए कि कोई राइटर है और ब्रिटिश के शासन में उसका जन्म हुआ, उसके मन में ये इच्छा है कि देश को आजाद कराएं, तो उसकी मन की इच्छा जो है वो उसकी रचना पर, उसकी कृति पर व्यक्त होगी। तो इस प्रकार के आलोचना में आलोचक जो है किसी भी रचनाकार की कृति की आलोचना करते हुए उस रचनाकार के अंतर मन को समझने का प्रयास करता है। उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, उसके अवचेतन में क्या चल रहा है,
उसको बारीकी ढंग से समझने का प्रयास करता है और उसकी कृति की आलोचना करता है। प्रकार के आलोचना में आलोचक जो है उस रचना के साथ साथ में उस कृति के रचनाकार की मानसिक स्थिति या फिर व्यक्तित्व का भी वर्णन करता है। न केवल रचना की आलोचना करता है अपितु उस रचना के रचनाकार के मानसिक स्थिति, उस रचना को लिखते समय उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसकी भी आलोचना करता है। तो इस प्रकार की जो आलोचना पद्धति होती है ये साहित्य को कुंठाजनित घोषित कर देता है। मतलब वैसे साहित्य पूरा समाज के जन के हित के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये कुंठाजनित कर देता है। मतलब कि ये केवल रचनाकार के मन के वासनाओं को, मन के इच्छाओं की पूर्ति के लिए लिखी गई मात्र घोषित करके रख देता है, जो कि उचित नहीं मानी जाती है। अगली आलोचना की पद्धति है निर्णयात्मक आलोचना, जिसको अंग्रेजी में जजमेंटल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अब निर्णयात्मक आलोचना में होता क्या है कि आलोचक जो है, कोई आलोचक जो है किसी भी रचनाकार की कृति को ध्यान से पढ़ेगा, उसको परखेगा, उसको समझेगा और वो अपना निर्णय सुना देगा। मतलब अपना जजमेंट उस पर दे देगा, वो अपना निर्णय देते हुए आलोचना लिख देगा। तो इस तरह की आलोचना में जो आलोचक हैं वो खुद को न्यायाधीश मान लेते हैं। मतलब मैंने पढ़ा और मैं ही इसका न्यायाधीश हूं, ये आलोचना अच्छी है, बुरी है, कैसी है, रचनाकार कैसे हैं, वो अपना निर्णय सुना देता है। तो इस प्रकार के आलोचना में आलोचक खुद को न्यायाधीश मान लेता है, जो कि ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनकी आलोचना में उन्होंने जो आलोचनाएं की उसमें बहुत सारी आलोचनाएं जो है वो निर्णयात्मक आलोचना पद्धति में लिखी गई है। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये निर्णय जो है वो सिद्धांतों के आधार पर, काव्य को लेकर जितने भी सिद्धांत बताए गए, रचनाओं को लेकर, उस सिद्धांत के आधार पर किया गया है तो ठीक है, तो उचित है। अगर उस सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है और आलोचक अपना ही निर्णय थोप रहा है, अपना ही निर्णय सुना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस कृति के साथ, उस रचनाकार के साथ अन्याय भी कर सकता है। तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना को कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आलोचक हैं वो उस समय के, मान लीजिए कि एक आलोचक जो है वो भक्ति काल के किसी कवि की कृति की आलोचना कर रहा है, तो उसकी कृति की आलोचना करने के लिए वो उस समय के अन्य कवियों के भी 2-3 कृतियों को देखेगा, दो से अधिक, कई सारे भी हो सकते हैं, उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा और उसका तुलनात्मक अध्ययन करेगा। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उस कृति की आलोचना करेगा। अगर तुलसीदास की कोई कविता की आलोचना कर रहा है तो उस समय के जो कवि हैं, कबीरदास, दादू दयाल, सूरदास, उनकी कृतियों को भी वो पढ़ेगा। उसके बाद वो उसकी कृति की आलोचना करेंगे। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक को तटस्थ होकर, व्यक्तिवाद से बचते हुए आलोचना करना चाहिए, न्यूट्रल होकर करना चाहिए, तटस्थ होकर। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो रचनाकार पसंद नहीं है तो आप उनकी आलोचना को गलत ही ठहरा दे, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। और आपको कोई और पसंद है तो उसकी तुलना करते हुए आप बोले कि इनसे कई ज्यादा अच्छी उनकी रचना थी, ऐसा नहीं। न्यूट्रल होकर आपको, ठीक है, कि मतलब कि न्यूट्रल होकर आपको और व्यक्तिवाद से बचते हुए आपको आलोचना करनी चाहिए। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक को शैलियों, भाषाएं, ठीक है, और मानवीय भावनाओं,
संस्कृति, परंपराओं को इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते हुए आलोचना करनी चाहिए। पद्म सिंह शर्मा जो थे वो तुलनात्मक पद्धति में आलोचनाएं किया करते थे। ओके, अब अगला आलोचना, यह अंतिम रहेगा। प्रगतिवादी आलोचना को अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। प्रगतिवाद तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की वाली वीडियो पे मैंने प्रगतिवाद को आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि प्रगतिवादी जो कवि हुआ करते थे, जो राइटर हुआ करते थे, वो मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित थे। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रगतिवादी पद्धति में आलोचना कर रहा है तो वो मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित रहेगा ही रहेगा। अब ये मार्क्सवाद विचारधारा क्या है? दरअसल मार्क्सवाद विचारधारा समाजवाद है। वो समाज पर अधिक ध्यान देता है, सामाजिकता पर ध्यान देता है, यथार्थवाद पर ध्यान देता है। तो इस तरह के आलोचना में आलोचक क्या करेगा? उस कृति को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको देखेगा कि ये जो कृति है वो इस कृति में कितनी सामाजिकता है, ये कृति समाज के लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है। कृति जो शोषित वर्ग है, जो मार्क्सवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो दो चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। एक है शोषण करने वाले वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। किस तरह से शोषित वर्ग को शोषण करने वाले वर्ग से बचाया जाए, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार की आलोचना पद्धति में आलोचक देखता है कि शोषित वर्ग है उसके लिए कितना ज्यादा उचित है, कितना ज्यादा हितकारी है ये कृति, जो ये रचना जो, तो उस आधार पर वो उस कृति की आलोचना करेगा। वो कृति सामाजिक परिवर्तन में कितना योगदान दे रहा है, उस पर ध्यान देगा। प्रगतिवादी आलोचना जो है वो सन 1936 से, जैसे प्रगतिशील जो लेखक थे, रचनाकार थे, उनके द्वारा इस पद्धति का आगमन होता है। ठीक है, तो और उस समय में जो रचनाएं लिखी जा रही थी प्रगतिवाद में, प्रगतिशील जो रचनाएं थी वो समाजवाद पर, सामाजिकता पर, यथार्थवाद पर आधारित हुआ करती थी ज्यादातर। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि इस श्रेणी के आलोचक हैं। उन लोग किसी भी रचना की आलोचना करते हुए इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये रचना जो है वो समाज के लिए कितना हितकारी है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए, हमने 8 पॉइंट लिख दिया, मोर देन इनफ है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। इतना आप लिख कर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा अंक जो है वो अवश्य मिलेगा। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देते हैं। वैसे निष्कर्ष में हम लोग 2-4 लाइन ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आलोचना के प्रकार बहुत सारे हैं। यहां जो मैंने आपको बताया वो मुख्य है, प्रमुख है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आलोचना के प्रकार हैं, जैसे व्याख्यात्मक आलोचना, तार्किक आलोचना, तर्क वितर्क करते हुए किया गया आलोचना, तथ्यात्मक आलोचना, मतलब एविडेंस के आधार पर किया गया आलोचना, व्यवहारवादी आलोचना, वैज्ञानिक आलोचना, ये सब भी आलोचना के प्रकार है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको आलोचना का प्रकार या फिर आलोचना की पद्धति जो है वो समझ में आई होगी, और ये वीडियो देखने के बाद आपको आलोचना के प्रकार को लेकर अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपके परीक्षा में आलोचना की पद्धति पूछ दे तो भी आप इसी को लिख सकते हैं, थोड़ा सा बनाकर आप लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अंतिम में मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हिंदी के ही विद्यार्थी होंगे, तो विलंब ना करें, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी से लेकर तमाम विषय पर मैं आए दिन वीडियो बनाते रहता हूं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल चैनल होने वाला है। तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत ही ऑथेंटिक वे में नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर आपके नोट से मुझे इतना परसेंटेज मिल गया, मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा हो गया। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। आपकी सफलता ही मेरा सक्सेस है। इस तरह का कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे पढ़कर अच्छा मार्क्स लाते हैं, उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। हालांकि सबके लिए मैं अच्छा नहीं हो सकता हूं, कुछ लोगों को शायद मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा ना भी लगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।